हिंदी का पेपर जो कि इसी प्रकार का आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से अपन देख लेते हैं। ये 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे और वो मार्कशीट वाले भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो मार्कशीट वाले क्वेश्चन मिलेंगे खंड आ में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन दिए रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, तारक सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो ये मैं अभी हाल इनके उत्तर भी बताऊंगा आपको। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही होगा। ये दूसरा सुमित्रानंद पंत की रचना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, तो ये 4 ऑप्शन, इनमें से एक सही होगा। ऐसे ही अभी मैं उत्तर बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। पहले मैं क्वेश्चन दिखा दूं एक बार सभी आपको। चौथा, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। ठीक है, उसके बाद अगले बढ़ जाते हैं हम। छठवां क्वेश्चन है, अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं, इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। ठीक है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन, सब में 4 ऑप्शन होंगे, विकल्प वाले क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 8 है, 1018 से 1936 तक का समय है, तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, शुक्ल युग, प्रेमचंद्र युग, प्रसाद युग, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपको सही वाला उत्तर आप वो मार्कशीट में आपको टिक करना होगा। उसके बाद सही मिलान वाले ये क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं अपन क्वेश्चन क्रमांक 10, निम्नलिखित में से उपन्यास है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन क्रमांक 11, करुण रस का स्थायी भाव है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, आपको पता भी होगा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, हालांकि मैं आगे उत्तर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 12 है, तो इसमें आपसे पूछ रहा, सोअत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। ठीक है, तो ये लाइनें दी हुई हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार आपको बताना है। इसमें भी उपमा और रूपक और श्लेष उत्प्रेक्षा दी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 13, सममात्रक छंद है ये, और प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं, छंद का लक्षण, तो आपको ये बताना है। उसके बाद प्रहर शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं, तो ये पहला वाला वैसे सही है। अगले देखेंगे, 15वां, पंचतंत्र में कौन सा समास है। पंचतंत्र यानी जिसमें गिनती आ जाए, पंचतंत्र त्रिभुज या तिरंगा ऐसे हैं, तो उसमें मैंने बताया था जब समास पढ़ाई थी, तो इसमें गिनती आती है उसमें हमारा द्विगु समास होता है, और जिसमें होता है रात दिन ऐसे आ जाए, भाई बहन माता पिता, तो द्वंद्व समास होती है, जिसमें बीच में और लगता है। ठीक है, तो हालांकि मैंने उत्तर आगे लिखे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, वाक्य भेद पूछ रहा है, तो इसमें आगे मैं उत्तर बता दूंगा सभी। उसके बाद आंसू का तत्सम। ठीक है, आंसू का तत्सम पूछ रहा है इसमें भी। ठीक है, उसके बाद कर्मधारा कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। ठीक है, आप लगा लेंगे, अभी मैं उत्तर बताने ही वाला हूँ, चिंता मत करना। एक बार क्वेश्चन दिखा दें आपको जल्दी जल्दी। उसके बाद है ताम्य शब्द वचन और विभक्ति पूछ रहा है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, शब्दों में सर्वनाम पूछ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन वर्णात्मक खंडवा, यानी कि इसमें आपको गद्यांश में 3 प्रश्न दिए हैं और उसके उत्तर देने होंगे, यानी 3 दूनी 6, 2 अंक का एक प्रश्न होगा। तो ये गद्यांश दिया हुआ है। हल करने का तरीका यही है, शुरू के 2 शब्द लिखेंगे, लास्ट के 2 शब्द, उसके बाद संदर्भ हेडिंग बना करके इसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें तीसरा है, और दूसरा ये वाला क्वेश्चन रहा, भारतीय संस्कृति में अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बना करके इसकी व्याख्या करना शुरू कर देंगे, अथवा में भी इसके आपको ये मिल रही है। ठीक है, अभी इस व्याख्या की भी उत्तर बताएंगे हम, चिंता मत करना। उसके बाद आ जाएगा आपका निम्नलिखित पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश भी आ गया ये। ठीक है, तो इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, इनके उत्तर आपको देने हैं, अभी उत्तर मिलेंगे आपको। उसके बाद है ऊधमोय ब्रज बिसरत नाही। ठीक है, तो आपको पता ही है, पढ़ लिए होंगे, वरना मैं उत्तर बताऊंगा, अभी देख लेना। इसमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पेपर में दिखा देता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे दिए गए संस्कृत वाला गद्यांश मिलेगा ये। ठीक है, तो इसमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद 2 चीज़ें लिखनी होती हैं आपको। 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर हिंदी अनुवाद के। ठीक है, इसके अथवा में भी दिया हुआ है एक। ठीक है, चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला। उसके बाद 2 श्लोक दिए होंगे उत्तर क्रमांक 4 में। ठीक है,
दो में से एक का आपको हिंदी अनुवाद लिखना है संदर्भ सहित, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और ये हैं मतलब खंड काव्य। खंड काव्य के आधार पर एक 80 शब्द लिखने होते हैं, तो आप अपने जिला के हिसाब से लिखेंगे। मुक्ति दूत खंड और आगे दिए हुए हैं ये, ठीक है। जो भी खंड आपके जिला में है वो आप उसके उत्तर देंगे, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे जो बरेली ज़िला में आ रहा है खासकर, और 6-7 जिला अन्य जिला बरेली के अलावा अन्य जिलाओं में मिलेगा, वो मैंने लिखवा दिया है। मेवाड़ मुकुट है ना। उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद वाल और रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके जीवन परिचय अभी शॉर्ट में लिखना हम बताएंगे, सीधे इनके उत्तर की ओर चलते हैं। पहले पेपर दिखा देते हैं आपका। उसके बाद बिहारी लाल और सूरदास मैसेज शरण गुप्त, आपको यही पेपर में मिलने वाले हैं, चिंता मत करना, ठीक है। और एक श्लोक आप अच्छे से याद कर लें, अभी मैं दिखाऊंगा वो श्लोक, ठीक है, सरल वाला। और उसके बाद है ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। आपको कोई 2 करने होंगे, यहाँ पे लिखा 2, लेकिन पाँचों के उत्तर मैं बता दूंगा, आपको जो सरल लगे वो आप याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा निबंध। निबंध पर्यावरण प्रदूषण और ये विज्ञान अभिशाप वाला, ये 2 महत्वपूर्ण है ज़्यादा, ठीक है। इन दोनों के उत्तर मैं बता दूंगा, लेकिन आपको एक लिख देना कोई सा जो आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आपको एक पत्र लिखना है यहाँ पे। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र जिसमें ट्रेन में साफ सफाई सुविधाएं उपलब्ध ना होने का उल्लेख हो। उसके बाद अपनी रुचि के अनुसार उल्लेख करते हुए मित्र को पत्र लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद उत्तर देखेंगे, सीधे सीधे अपन हल पेपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन था दूसरा सप्तक प्रकाशक प्रकाशित हुआ, तो उत्तर इसमें बी वाला सही है, 1951 ईस्वी, ठीक है। हम फटाफट ये आप चाहें तो पढ़ लेना, PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। दूसरा सुमित्रानंद पंत की रचना है पल्लव, ठीक है। आप पेपर को मिला करके फटाफट देख लेंगे, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं। उसके बाद छायावादी, छायावाद की मुख्य विशेषता, उत्तर इसका ए वाला सही है, प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक चौथा, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं, तो द्विवेदी युग से, ठीक है। और आंसर ए वाला सही हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट दोनों के ले लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये उत्तर हैं सभी। प्रश्न क्रमांक 5, इसका ऑप्शन ए सही है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन क्रमांक 8, सन 1918 से 1936 तक का समय है प्रसाद युग, ठीक है। प्रसाद युग, ऑप्शन सी वाला सही है, आप देख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मिलान वाला क्वेश्चन था, नमा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी वाला सही है, आप मिला लेंगे उधर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। मैंने इधर उत्तर लिखे हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से उपन्यास है, तो इसमें ऑप्शन डी वाला सही, ठीक है। आप मिला लेंगे अपना क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर क्रमांक 11, करुण रस का स्थायी व शोक, ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक 12, ओड़त श्याम जी वाला आपका क्वेश्चन था जिसमें अलंकार पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक 13 की ओर। 13 में क्या था, ये सब मात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 13 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं, तो रोला में होती हैं, ठीक है, 24 मात्राएं। छंद का लक्षण पूछ रहा था, तो पीछे आप ऑप्शन बी पे टिक कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 14, इसमें प्रहार शब्द में उपसर्ग पूछ रहा था, मैंने पहले भी बता दिया था, है ना। ये वाला इसमें सही है, प्रहा, ठीक है। तो इधर मैंने इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी लिखी है। उसके बाद पंचतंत्र, पंचतंत्र में समास पूछ रहा था द्विगु समास से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 16 क्रमांक, आपका उत्तर क्रमांक 16, यह विकल्प वाले क्वेश्चन है सभी। इसमें पूछ रहा था अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आंसू का तद अश्रु है, अश्रु, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 18 में कर्मवाच्य प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता, ऑप्शन सी वाला सही है, लगा लेंगे आप टिक उधर, ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक 19 देखेंगे। ताम्भ्याम शब्द में वचन और विभक्ति पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी सही है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं सीधे क्वेश्चन क्रमांक 20 की ओर, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है, तो सी वाला सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
अब उसके बाद आपका पहला गद्यांश था, पहला गद्यांश पूछ रहा था, तो भारतीय संस्कृति से लिया गया था, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो आप गद्यांश उधर मिला लेंगे। गद्यांश का संदर्भ पूछ रहा है, संदर्भ में ये गद्यांश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया, इसके लेखक जो हैं राजेंद्र प्रसाद हैं, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें दूसरा था, लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या यहाँ से लिखेंगे। लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति केवल सतही बाहरी दृष्टि से भारत को देखता है वह गहराई में नहीं उतरता, इसीलिए उसे केवल भिन्नता यानी भाषा, धर्म, संस्कृति, जाति आदि की बहुलता दिखाई देती है। वह भारत की अंतरिम एकता और सांस्कृतिक समन्वय और सद्भाव को नहीं समझ पाता। ये विविधता भारत की विशेषता है। तो विशेषता के बारे में पूछ रहा लेखन, एकता की जड़ें गहरी हैं जो केवल गहन अध्ययन से समझी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद इतना ही लिख दो इसमें। ठीक है, अथवा दूसरा गद्यांश भी है, 2 गद्यांश दिए थे, तो अथवा वाला क्वेश्चन चाहें तो आप कर सकते हैं, जो प्रगतिशील साहित्य संबंधी था, और इसका संदर्भ यहाँ पे है। ठीक है, तो संदर्भ यहाँ से देख लेंगे। गद्यांश हिंदी साहित्य में प्रगतिशील साहित्य की चर्चा से संबंधित है। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं पद्म पन्नालाल बख्शी जी हैं। तो इस तरह से आप लिख देंगे इसका संदर्भ। संदर्भ के बाद रेखांकित अंश की व्याख्या जो है यहाँ से करना आप शुरू करेंगे। ऊपर मैंने हिंट दिया है थोड़ा सा आपको। उसके बाद पूरी व्याख्या आप लिख लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है? तो ये अर्थ पूरा मैंने लिखा है। इसे आप क्योंकि पढ़ के सुनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा गुरु, आप समझिए, क्योंकि आपका पेपर अभी है, आपको पास समय बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो उसके बाद पहला गद्यांश जो है कौन सा है पता आप? ये है पद्यांश वाला, है ना। ये गद्यांश है पद्यांश, तो ये पद्यांश है, क्योंकि पद्यांश अभी मैंने गद्यांश वाले क्वेश्चन बता दिए, पद्यांश वाला है। कृष्ण की बाल लीला का अनुसरण है, उसमें पहला क्वेश्चन है संदर्भ। ठीक है, तो यह पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। ठीक है, इतना आपको लिखना है, एक ही लाइन लिखो, बाकी मैंने थोड़ा समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, और उसके बाद सीधे आप आ जाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या में आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे, ये हिंट है थोड़ी सी। गोपियाँ कहती हैं कि वे श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों यानी कि ओठों पर नहीं रखेंगी, क्योंकि मुरली तो मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की, यदि वे मुरली बजाएंगे तो अधरों पर रख कर बजाएंगे, लेकिन अधर यानी कि ओंठ, अधर का मतलब वो तो ओंठ नहीं रखेंगे। तो अर्थात वे श्री कृष्ण के ओंठों पर रखी हुई मुरली को याद करके व्याकुल हैं, व्याकुल मतलब परेशान हैं। यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति गहन प्रेम और विरह की व्यथा व्यक्त हुई है। वे कृष्ण को मुरली लीला का अनुकरण करना चाहती हैं, लेकिन अधर रखने यानी कि ओंठ रखने की बात से विरह की पीड़ा और बढ़ सकती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला दिया हुआ, ये आप लिखेंगे दूसरा वाला। ठीक है, और यहाँ तक। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। और अगला है आपका 2 दिए हुए हैं, दूसरा ये उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लिख लेंगे इसका, संदर्भ में यही लिखना है। ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, उसके बाद है यह रेखांकित अंश की व्याख्या है ना, ये वाली। तो यहाँ से लिखेंगे, ऊधव कहते हैं प्रातःकाल यशोदा माता नंद बाबा को देखकर सुख पाते हैं, और वे माखन रोटी वगैरह खिलाती हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें याद आती हैं श्री कृष्ण को, वो वाली व्याख्या है आपकी। तीसरा इसका भी आंसर है जी। ठीक है, तो वृंदावन श्री कृष्ण को कौन सी बातें स्मृति नहीं होती, यानी कि उनसे भुलाई नहीं जाती हैं? तो ये सारी वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन, सारी चीज़ें उन्हें, कुंज की छाया, ये सारी चीज़ें उनसे भुलाई नहीं जा रही हैं। और माता यशोदा, नंद बाबा का जो प्रेम दर्शन उन्हें सुख प्रदान करता था, वो सारी चीज़ें उनसे भुलाई नहीं जा रही हैं। माता द्वारा माखन रोटी और दही सजाकर अति प्रेम से खिलाना, ये बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें भुलाई नहीं जाती हैं। बस यहीं तक लिख दो आप। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने पूरा लिख दिया है। अगला देखेंगे हम संस्कृत वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये गद्यांश दिया संस्कृत का, इसमें क्या पूछ रहा था? संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये संदर्भ लिखोगे, ये गद्यांश वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है,
थोड़ा बहुत और चाहे लिखो। अनवारी संस्कृति में वाराणसी की प्रसंग में लिख दोगे, इसमें वाराणसी नगरी की धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक महत्ता का वर्णन है, बस यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। फिर अनुवाद हेडिंग बना दोगे ये, और अनुवाद हिंदी में लिखना शुरू कर दोगे। अगर अनुवाद आपको नहीं आता ना तो वैसे ही छापना शुरू कर दोगे, आप चिंता ना करो, पूरा लिख देना है ना। अनुवाद 2 पूछ रहा था, दूसरा अथवा वाला क्वेश्चन ये वाला संस्कृत का खंड लिखा है मैंने पूरा, और इसका भी आपको संदर्भ सहित अनुवाद, ये संदर्भ हो गया आपका, ठीक है। ये गद्यांश भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या क्या बताया गया ये बात है, ये प्रसंग हो जाएगा आपका। और ये हिंदी अनुवाद आपका दिया हुआ है। भारतीय संस्कृति सदा गतिशील रहती है, मानव जीवन को संस्कृति करने के लिए ये समय अनुसार नई नई विचारधाराओं को स्वीकार कर लेती है, पूरा लिख लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप पूरा। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 में क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित वो लिखना है आपको, अनुवाद करना है, हिंदी अनुवाद, ठीक है। तो ये पूरा दिया हुआ है पहला पद्यांश, ठीक है। उसके बाद इसका श्लोक है ना, ये श्लोक जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया वो यहाँ से लिख सकते हैं, हिंदी अनुवाद नीचे दिया हुआ है। माता पृथ्वी से अधिक भारी गुरु, ठीक है, और पिता आकाश से अधिक ऊंचा है, और मन वायु से अधिक शीघ्रगामी है। चिंता यानी घास से भी या तिनके से भी अधिक कैसी है, चिंता तिनके से भी अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका थोड़ा सा भावार्थ समझाया गया, इसे आपको नहीं लिखना है। दूसरा आपको श्लोक यानी पद्यांश दिया है, इसका आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, संदर्भ लिखो, ये जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है, ठीक है। और ये पहली है, ठीक है, पहली पूछता है एक मतलब ग्रामीण शहर, जो ग्रामीण व्यक्ति है वो शहर वाले व्यक्ति से, शहरी व्यक्ति से पहली पूछता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हिंदी अनुवाद, बिना पैर का दूर जाने वाला साक्षर यानी कि अक्षर जानने वाला लेकिन पंडित नहीं है, बिना मुख का स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वही पंडित है, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन जो मैंने बताया था, इसमें एक श्लोक लिखना होता है आपको, ठीक है। तो बहुत सरल वाला श्लोक है, आप लिख लेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ठीक है। 2-3 बार आप रिपीट करेंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उत्तर क्रमांक 5वें में मैंने बताया था एक खंड काव्य से क्वेश्चन होगा, जिसमें महाराणा प्रताप के बारे में मैंने बताया था। महाराणा प्रताप इस खंड के नायक हैं, कवि ने उन्हें मेवाड़ मुकुट कहा। उनके प्रमुख गुण या उनकी प्रमुख विशेषताएं, पहला विशेषता है स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्त है ना, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते, भले ही कष्ट सहने पड़े। शौर्य साहस, हल्दी घाटी में बहादुरी से लड़े, पराजय के बाद भी हार नहीं मानी, ठीक है। उसके बाद त्याग और बलिदान, ठीक है, राशि सुख त्याग कर जंगल में भटकते हैं और परिवार के लिए कष्ट सहे उन्होंने, उदार और करुणा में शत्रु की कन्या जो है दौलत को पुत्री की तरह पालते हैं। धैर्यवान और दृढ़ संकल्प ली, कष्टों से भी विचलित नहीं हुए, मेवाड़ की रक्षा का प्रण लिया। और कुल मिलाकर प्रताप का चरित्र राष्ट्रीय गौरव और त्याग की मिसाल है, जो छात्र को प्रेरित करता है। यहाँ पर छात्र की जगह जो हमें प्रेरित करता है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जीवन परिचय मैंने बताए थे, है ना, सभी जीवन परिचय मैंने यहाँ पे लिखवा दिए। देखो जीवन परिचय बिहारी पहला है ना, ये गद्य पद्य, तो ये इधर वाला पद्य का है जीवन परिचय मैंने लिखवाया बिहारी जी का, आप देख लेंगे, ठीक है। बहुत शॉर्ट है, स्क्रीनशॉट मारो पहले, ठीक है। फिर इतना ये है, मान लिया यहाँ तक। अगला आ जाओ सूर्यदास, सूर्यदास का भी बहुत सरल है यहाँ पे, ठीक है। ये सूर्यदास का जीवन परिचय है, बस इतना ही आपको लिखना 80 वर्ड में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, एक एक रचना वगैरह मैंने सब कुछ सम्मिलित की है, ठीक है। तो ये है मैथिली शरण गुप्त का तीसरा जीवन परिचय, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लो जल्दी से, हो गया। अब ये रहा, ठीक है, इनकी जन्म मृत्यु सब कुछ लिखी है, इनकी रचनाएं भी लिखी हैं, जो भारत भारती और साकेत है ना, दो दो सबकी रचनाएं लिखी हैं, पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगला आ गया राजेंद्र प्रसाद का, इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, है ना। इनका जन्म है और इनकी मृत्यु सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और इनकी रचनाएं भी मैंने लिखी हैं, भारतीय संस्कृति और आत्मकथा, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी का जीवन परिचय ये लिखा, और भी नीचे है, स्क्रीनशॉट मार लिया। चलो इतना और मारो स्क्रीनशॉट जी, ठीक है, यहाँ तक हो गया इनका, ठीक है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। एक कम यहाँ पर शब्द लिखे मैंने, एक कम 80 हैं वैसे मैंने गिनती की है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद संस्कृत में उत्तर 2 क्वेश्चन होता है एक, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, तो इसका उत्तर ये है। दूसरा ये है अस्काहम संस्कृत सदा गतिशीला वृत्ते, है ना। तो आंसर भी मैंने यहाँ पे दे दिए क्वेश्चन, और पीछे क्वेश्चन मिले होंगे आपको, उत्तर दिए हुए हैं, ठीक है। अगला ये है पूर्व राजा केन सह युद्धम, है ना। तो अलछेंद्रण के साथ इन्होंने युद्ध किया था। चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत, है ना। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से याद तैयार कर लो। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, परिचय वगैरह लिखेंगे। उसके बाद प्रदूषण प्रदूषण का प्रकार आ गया, हेडिंग आप बना देंगे, इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, देखो स्क्रीनशॉट मारो। उसके बाद इसके प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, क्या प्रभाव पड़े, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। प्रभाव के बाद अगला देखो पूरा हो गया, उपसंहार तक देखो, उपसंहार की यहाँ पे हेडिंग आ गई, ठीक है। पर्यावरण हमारा घर है, यदि हम इसे बचाएंगे तो ये हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन का नारा अपनाकर हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। बहुत सरल भाषा में लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ जरूर लें, ठीक है। विज्ञान अभिशाप वरदान परिचय, पहले थोड़ा इसका परिचय बनाएंगे। तो ये परिचय बहुत आसान भाषा में, पहले एक बार पढ़ लो आप खुद, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। उसके बाद विज्ञान ने जीवन आसान बनाया, विज्ञान ने क्या किया, जीवन को आसान बनाया। तो कैसे कैसे बनाया जीवन, जैसे बिजली है, टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें दे करके विज्ञान ने हमारा जीवन कैसा आसान बनाया। चिकित्सा के क्षेत्र में वैक्सीन वगैरह, सर्जरी वगैरह से लाखों लोगों की जान बच रही है, ठीक है। ट्रैक्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें विज्ञान ने बनाई। अभिशाप कैसे है, अभिशाप मतलब कुछ आज के समय में खतरनाक हथियार बन गए हैं विज्ञान की वजह से, परमाणु बम वगैरह, है ना। जिससे कि युद्ध में लाखों लोगों की जान चली जाती है, प्लास्टिक कचरा वगैरह, जलवायु प्रदूषण वगैरह हो रहा है, ये चीज़ें हैं इसके मतलब खराब अभिशाप, है ना। सोशल मीडिया के थ्रू मतलब आज के समय में लोगों को लूट भी लिया जाता है, खाते से पैसे भी निकल जाते हैं, ये अभिशाप हो रहा है यहाँ पे, यानी कि। और उसके बाद उपसंहार हेडिंग बना करके इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था पत्र आएगा आपका पेपर में एक, है ना। तो पत्र लिखना शुरू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेवा में महाप्रबंधक महोदय मध्य रेलवे के बारे में आया था, मुख्यालय मुंबई, ठीक है। और दिनांक आज की डाल देंगे 17 तारीख, है ना। विषय क्या है, विषय मैंने डाल दिया है ट्रेन संख्या, कुछ भी डाल दो अपने हिसाब से। 12 मैंने डाल दिया 12/137 पंजाब मेल में सफाई एवं सुविधाओं की कमी की शिकायत। तो महोदय, फिर आप शिकायत जो करना चाहते हैं वो लिख देंगे अपनी भाषा में। निवेदन है कि मैं आपकी ट्रेन संख्या इतनी इतनी में, यानी कि 12/137 पंजाब मेल में आगरा से मुंबई दिनांक 15 फरवरी 2026 से, यहाँ पे कोच संख्या लिख दी S3 कोच में यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान मुझे कई गंभीर समस्याएं हुई जिनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। कौन कौन सी समस्या भाई, कोच में सफाई की बहुत कमी थी, शौचालय गंदे थे, फर्श पर कचरा पड़ा था और सीटों के नीचे गंदगी जमी हुई थी, पानी की बोतलें, पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं थी, कई यात्रियों को पानी नहीं मिल पा रहा था, ऐसे कुछ लिख देंगे। पंखे और लाइट ठीक से काम नहीं कर रहे थे जिससे यात्रा असुविधाजनक हो गई, ठीक है। टीटी समय पर नहीं आया, शिकायत सुनने में रुचि नहीं दिखाई, ये सारी चीज़ें लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद यही लिखते लिखते क्या करना, धन्यवाद लिख दोगे, भवदीय अपना नाम लिख दो कुछ भी, मैंने ऐसे ही काल्पनिक नाम लिख दिया राजकुमार शर्मा, और पता कुछ भी डाल दो, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा भी लिखना था पत्र, एक अपने अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए मित्र को पत्र लिखो। नमस्ते, कोई मित्र लिख दो, प्रिय राहुल, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, प्रिय राहुल नमस्ते, आशा है कि तुम और तुम्हारा परिवार अच्छा होगा, सुमंगल होगा, कुशल मंगल होगा, ऐसे कुछ लिख दो। मैं यहाँ आगरा में सब ठीक है, परीक्षा ख़त्म हो गई, अब थोड़ा फ्री समय मिला है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि तुम्हें याद होगा कि मैं बचपन में क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता था, यानी कि अपने बारे में कुछ भी बता दो यहाँ पे। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इसे कॉपी कर लो या अपने हिसाब से बना सकते हो। नीचे लिख दोगे तुम्हारा मित्र अजय, ठीक है, और तारीख डाल दोगे और अपना एड्रेस जो भी डाल दो आप,
की इच्छा। मैंने यहाँ पे डाल दिया सदर बाज़ार आगरा। आप कुछ भी डाल सकते हो, लखनऊ डाल सकते हो, बरेली डाल सकते हो, शाहजहाँपुर डाल सकते हो, एवरीथिंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।